हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली ये है साइट नंबर 2 जो कि है जिसका कोड है 31/1/2 और जो आपका पेपर कोड 31/1/1 ये वाला कोड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है हमारा साइट 1। ओके, ये ऑलरेडी डन है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसमें कंप्लीट पेपर को सॉल्व करवाया गया है और अराउंड जो है 70 to 80% जो आपका पेपर है ना सेट 2 वो सेट 1 से ही मैच है और बाकी बचा हुआ 20% जो डिफरेंट है वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बेसिकली मैं इसका आंसर आपको मार्क करवा देती हूँ। जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है कि कैसे ये आया, ठीक है, उसके लिए आप सेट 1 विजिट करिए क्योंकि ये सेट 1 का ही क्वेश्चन यहाँ रिपीट है। ठीक है, और जो इसका आंसर है बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेट 1 का ही है। ठीक है, वहां पे ही इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। इसका मार्क क्या है, सभी में जो सेट 1 के हैं उसमें मैं सेट 1 लिख रही हूँ, बाकी आंसर मार्क कर दे रही हूँ और जो न्यू है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, ये भी हमारा सेट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट 1 में, और वहां पर मैंने इससे मिलते एक सेकेंड, सॉरी क्लास, ये सेट 1 का क्वेश्चन नहीं है, पर सेट 1 में मैंने इसका लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था। लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन वहां से इजिली आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट एक्स है जिसके पास क्या है 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वहां पर मैंने आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेस करवाए थे। किसी के पास 7 मोल ऑफ वाटर था, किसी के पास 5 मोल ऑफ वाटर था, किसी के पास 2 मोल ऑफ वाटर था, किसी के पास 10 मोल ऑफ वाटर था और किसी के पास जो है आपका हाफ मोल ऑफ वाटर था। तो ऐसे मैंने आपको 5 सॉल्ट्स वहां पर करवाए थे। ठीक है, तो जिससे आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं दिखता है तो आप इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 7 मोल वाटर, तो 7 मोल ऑफ वाटर जो होता है FeSO4 के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये भी सेट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, वहां से कंप्लीट करिएगा। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये आपको सेट 1 से ही रेफर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो करेक्ट आंसर है सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रॉपर डिटेल में लेक्चर करवाया हुआ है, कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और उसके ऑप्शन से भी मिलता जुलता अगर कोई आंसर है आपका, लाइक कोई क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी चीजें साथ में करवाई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला भी आपका सेट 1 का है। सेट 1 से ही आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपका सेट 1 का ही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है करेक्ट बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीन और ये भी सेट 1 का है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है स्टार्च इनटू शुगर, ये भी हमारा सेट 1 का क्वेश्चन है। सिर्फ 2 MCQs, 2 to 3 MCQs चेंज है, बाकी सारे MCQ हैं, लाइक टोटल 18 MCQ हैं। 18 में से 2 और 3 MCQs जो हैं बेसिकली वो न्यू हैं, बाकी सारे पेंडिंग जो MCQs हैं वो सभी सेट 1 से ही लिए गए हैं। इसका आंसर है 100% सेट 1 का ही ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेट 1 का ही क्वेश्चन है जिसका आंसर है ऑप्शन 3, तो ये सेट 1 का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12। ये भी हमारा सेट 1 का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल। क्वेश्चन नंबर 13 ये न्यू है, ये इसी सेट के लिए है, इसको मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट एंटर होती है ग्लास प्रिज्म में, देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ यहाँ पर। इस जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लिख लो क्या कहते हैं इसको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब व्हाइट लाइट जो है एक प्रिज्म के थ्रू पास की जाती है, व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास की जाती है तो क्या होता है, वो 7 ऑफ कलर में ब्रेक हो जाती है।
7 ऑफ कलर में ब्रेक हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होता है यहाँ पर बेसिकली, और मैं एक और चीज बात करूँ तो उसमें 7 कलर होते हैं, ये तो सबको पता है, रेनबो में 7 कलर होते हैं। और जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर है वो सबसे रेड कलर जो होता है, देखो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो स्कैटर क्या होता है, सबसे कम होता है। और जो आपका वॉयलेट कलर है या ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, इसलिए वो स्कैटर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कलर है ना वो इस तरीके से आप देख सकते हो, विव ग्योर, मैं पूरा लिखती हूँ यहाँ पर जरा, विव ग्योर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है, रेड कलर सबसे टॉप पे आता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे। कभी कभार क्या होता है कि ऐसा डायग्राम बना देते हैं और कहते हैं सबसे टॉप पे कौन सा कलर है और यहाँ पर कौन सा कलर है। जो कलर सबसे टॉप पे है वो सबसे कम स्कैटर्ड होगा, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और जो कलर सबसे डाउन में होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी, वो स्कैटर्ड बहुत ज्यादा होगा। और इसी वजह से जो हमारा स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर ना सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, लाइक जो वॉयलेट कलर है ज्यादा स्कैटर्ड होता है। ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि गेट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया जाता है, क्या रेड कलर डेविएट होता है मोस्ट, मतलब रेड कलर जो है सबसे ज्यादा डेविएट होगा, या वॉयलेट कलर डेविएट का मतलब है कौन सबसे ज्यादा डाउन में जा रहा है यहाँ पर। एक सेकेंड क्लास, तो यहाँ पर ये चीजें रहेंगी, देखो जरा, इसके बाद है वॉयलेट, जो लाइट है वो डेविएट होगी सबसे कम, पर वॉयलेट तो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो क्या सबसे ज्यादा रेड डेविएट हो रहा है, गलत बात। क्या वॉयलेट सबसे कम हो रहा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है येलो लाइट जो है डेविएट हो रही है, ज्यादा डेविएट हो रही है ब्लू से, तो यहाँ पर देख लो ये सबसे नीचे है और ये सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, येलो वाला ज्यादा डेविएट है ब्लू से, तो ब्लू कहाँ पर है, ब्लू के बाद येलो, येलो तो और पहले है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। उसके बाद बोल रहे हैं ग्रीन जो है डेविएट हो रहा है ज्यादा ऑरेंज से, तो ग्रीन कहाँ पर है, ये ऑरेंज है, ये ठीक है, सही बात है, तो ऑरेंज से नीचे है वो, दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा सेट 1 का है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है सेट 1 वाला वो मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट। डिटेल सॉल्यूशन के लिए वीडियो वहां पे विजिट करिए आप। क्वेश्चन 15, इसमें भी नोट पहले मार्क करना है, उसके बाद सॉल्यूशन बताया था, और इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है 99 और ये सेट 1 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं रीजनाइजेशन, मतलब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो इस सेट में न्यू थे, बाकी सारे क्वेश्चन क्या थे, पुराने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं रीजनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, ये तीनों ही रीजनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे, तीन ही 4 हैं, 4 है, हाँ जी, 4 रीजनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, चारों ही सेट 1 से लिए गए हैं। इनका आंसर मैं बता देती हूँ एक बार आपको। ठीक है, जो 17 है, 17 का आंसर है इसका सी, यानी कि असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है, गलत है। 18 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, इसका आंसर है बी, लाइक दोनों करेक्ट हैं पर ये जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है 18 के अंदर। ठीक है, अच्छा 19 के अंदर क्या बोला गया, 19 में दोनों करेक्ट है पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। और 20 वाले के अंदर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसको सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इसको कंप्लीट जो है सारा आप सेट 1 को देखिए, बाकी न्यू क्वेश्चंस बस मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, तो फास्टली जल्दी भी वीडियो आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेट 1 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें यहाँ से पूछा गया है कि, हाँ, हमें यहाँ से पूछा गया है कि पहले तो सर्किट डायग्राम दे रखा है। ठीक है, 3 सर्किट डायग्राम हमें मेंशन है यहाँ पर। बोला गया है कि इन विच द सर्किट विल द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बी मिनिमम, मतलब किसमें जो है मिनिमम होगा, किसमें मैक्सिमम होगा, पावर पूछा गया है, पावर किसके अंदर मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जरा यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई होता है ना।
P इजकल टू वी आई पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हमें V की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू नहीं है, R की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओम्स लॉ होता है V इजकल टू आई आर होता है, ठीक है। तो V की वैल्यू हमारे पास है 12, I की वैल्यू हमें नहीं पता और R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आई। दैट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 पॉइंट 5 4 जा 20 एम्पियर, 2.5 एम्पियर जो है हमारे करंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए जो हमारी वैल्यू होगी, V की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है और I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर जो आने वाला है, ठीक है, जो आपका आंसर रहेगा किसमें, वॉट में रहेगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है, और नंबर जो दूसरा मेथड, मतलब इस तरीके से आपको सारे ABC तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। और एक दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, पावर डिसिपेटेड के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो क्या है, देखो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैसे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले उसी से ही बने हैं, P इजिकल टू, देखो ये जो फॉर्मूला है ना P इजिकल टू वी आई, इसी से बना है। बता देती हूँ कैसे बना है, देखो P इजिकल टू वी आई जो है यहाँ पर हमें जो ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, यहाँ पे हमने ये करा है कि I की वैल्यू पुटअप करी है। तो I की वैल्यू क्या होगी, ये इसके डिवाइडेड में चला जाएगा, लाइक V अपॉन में R इक्वल टू I। तो यहाँ पर I की वैल्यू जब हमने पुट करी तो क्या आ गई, V मल्टीप्लाई में V अपॉन में R। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से ही निकला है ये B। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया है यहाँ पे, क्योंकि देखो हम क्या देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो V की वैल्यू हमें सेम दे रखी है, सभी में V की वैल्यू सेम है, पर R जो है चेंज हो रहा है। क्लियर है, R सभी के अंदर चेंज हो रहा है। एक सेकेंड, अब ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग सारे आंसर निकालने का हम लोग ट्राई करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, ठीक है। तो जो V की वैल्यू है वो कितनी है, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई कितना है 5, ये है P1, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ P2 कितना हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस जो है ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे, सॉरी वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना, मैंने वोल्टेज की जगह पर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दिया, वेट। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये सेम है, 12 का स्क्वायर और डिवाइडेड में रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, P3 में क्या है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो सॉल्व करिए जरा, क्या आएगा, 1/5 प्लस 1/5, हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 5 एंड प्लस क्या है 1/1 यानी 2/5। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 12 और नीचे कितना है यहाँ पर 2/5। तो 5 जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, और टोटल 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल आया। अब आप सोच के बताओ किसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आएगी, कौन से वाले पावर की वैल्यू जो है यहाँ पर ज़्यादा आएगी आपकी। तो सबसे पहले देखो ज़्यादा वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 28.8, मतलब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आया। एक ये है और जब यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से 6 पे कैंसिल आउट हो गया है ना। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये जो आंसर आएगा हमारा क्या आया 360, ठीक है। तो अब जरा ये जो सारी वैल्यूज़ है ये वॉट में आएंगी, क्योंकि पावर की SI यूनिट जो है वॉट होती है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ का आइडिया लगा कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू किसकी होगी बताओ जरा, सबसे कम वैल्यू सेकंड वाले की होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू किसकी है, सेकंड वाले की है। मिनिमम वैल्यू किसकी है, सेकंड वाले की। और मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, थर्ड वाले की है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, थर्ड वाले की है। क्लियर है इस तरीके से। और इसमें बोला है अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूलाज जो आपको सुटेबल लगे वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है हमारे पास 2 लैंप है, ठीक है, जिसका रेट दिया गया है कितना दिया हुआ है इसका रेट, यानी कि 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। और दूसरा क्या है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। मतलब ये दोनों ही किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आपको करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये देख लेते हैं। जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना दे रखा है 220
वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पावर दिया हुआ है, लाइक मैं इसको P1 एज्यूम कर रही हूँ, P1 कितना दिया हुआ है, हमें 100 वॉट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या बोला गया है, करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इस करंट को ना I1 ही मान रही हूँ क्योंकि पहला सर्किट है हमारा, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें कभी पावर, वोल्टेज और करंट ये सब चीज़ें हो तो क्या लगाएंगे। देखो एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला, ये P=VI, याद आ रहा है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को पुटअप करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो क्या आया, P=VI, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, 100 है, और V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। I हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और ये कुछ पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आएगा आंसर। आंसर आएगा हमारा 0.45 एम्पियर, क्योंकि करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। देखो जो SI यूनिट होती है ना, उन्हें लिखने पर एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, पर जब आप उन्हें नहीं लिखते तो आपके मार्क्स जरूर कट हो जाते। तो आपको ध्यान रखना है, I1 की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई है, 0.45 एम्पियर। सेम उसी टाइप से हम क्या करते हैं, P2 फाइंड आउट करते हैं। तो वोल्टेज तो हमें सेम दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है। और जो पावर है, लाइक P2 हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर P2 दिया हुआ है 60 वॉट, तो 60 वॉट। और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें, वोल्टेज तो सेम है। अच्छा, और क्या चीज़ है, करंट फाइंड आउट करना है, तो इसको लिख देते हैं I2, ठीक है। चलो अब क्या हुआ यहाँ पर, देखो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, P=VI। P की वैल्यू यहाँ पर 60, V की वैल्यू है 220 वोल्ट, मल्टीप्लाई में क्या करना है, I फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, जब 6 डिवाइडेड में 22 होगा तो जो I की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 0.27 एम्पियर। ये आई है हमारी I2 की वैल्यू। क्लियर है यहाँ पर, ये जो दोनों करंट आए हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है हमसे, इसमें बोला है कि हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट का मतलब क्या होगा, I1 I2 को ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 को करना पड़ेगा ऐड। तो I1 कितना है हमारे पास, 0.45 प्लस I2 कितना है हमारे पास, 0.27। तो जो ऑल टोटल इनका सम आएगा वो कितना आएगा, वेट, हाँ, ऑल टोटल सम हमारे पास कितना आएगा, 0.72 एम्पियर। ये हमारा आया टोटल करंट। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो टोटल करंट है हमारा इतना इसके पास आएगा। गॉट इट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ऑलरेडी मैं सेट 1 में सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आपको वहां से इसको कंप्लीट करना है। 24 भी सेट 1 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसका 24, राइट। ये दोनों क्वेश्चन पूरा का पूरा 24 जो है सेट 1 के अंदर दिया हुआ है। 25 भी वहीं का है, 26 में बता देती हूँ, ये भी सेट 1 का क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि लेड नाइट्रेट है, उसको थर्मली डिकम्पोज करना है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था कि हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फोटो डिकम्पोजिशन, सेकेंड होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, थर्ड वन होता है थर्मो डिकम्पोजिशन, लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है। दैट मीन्स हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट का ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। पहली बात तो ये एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, तो चैप्टर 1 की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपको जरूर 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 करनी है, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलो, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कंपाउंड बनाना भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 में सिखाया था, तो वो आपको ज़रूर से देख लेना है, और आई होप सो अगर आपने देखा है तो आपको बनाना आ भी गया होगा, ठीक है। इसको क्या करना है, हीट करना है। जब हीट करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे, वो हमें देखना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास बनता है PbO, जो है बेसिकली बचता है, जो कि वाइट कलर का सॉलिड होता है। उसमें NO2 गैस रिमूव होती है। ब्राउन फ्यूम्स आपने देखे होंगे, ब्राउन फ्यूम्स जो वो यही गैस है, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे निकलते हैं, प्लस में ऑक्सीजन रिमूव होती है यहाँ से, और इस रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है क्लास। चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ भी आएगा कितना 2, और NO2 के पास आएगा 4। आपको रिएक्शन बैलेंसिंग ज़रूर आता ही होगा, तो वहाँ से आपको ये करना है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैस मीथेन है यहाँ पर, मीथेन को CH4 मीथेन होता है, इसको बर्न कर रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स इसे भी हीट ही कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ये चीज़ें यहाँ पर फॉर्म होंगी। क्लियर है, ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। चलो उसको बैलेंस और कर लेते हैं। यहाँ पर बस 2 लगाना है, उसके बाद ये क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे वाटर में 2, ये डन है, ठीक है। ये 1 और 2 दोनों डन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, देखो करंट की डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है। करंट की जो डेफिनेशन है बेसिकली क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ करंट। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो करंट का फॉर्मूला पहले मैं बताती हूँ, I = Q अपॉन में T। आई क्या है यहाँ पे, करंट है, क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम टेकन है, ठीक है। तो जो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट आपकी होती है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे या तो आप ऐसे लिख लो जैसा मैंने अभी लिखा है इस तरीके से, या फिर एस को ऊपर ले जाओ तो ये इनवर्स में हो जाएगा, CS इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम एंड 1 सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का जो पार्ट बी है वो बेसिकली क्या कहता है, इसमें देखो, इसमें हमें जो जो वैल्यू गिवन है पहले तो हम उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो वायर का जो रेडियस है वो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जो रेडियस है वो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है 0.01 को अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए आप क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड में 10⁴। क्लियर है। और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर। क्लियर है। चलो रेडियस के बाद इसके बाद हमें दे रखा है क्या, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 14 ओम दे रखा है। क्लियर है। इसके बाद हमने रजिस्टिविटी भी गिवन है, रजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ठीक है। इसके बाद है हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द वायर, यानी लेंथ की वैल्यू हमें यहाँ पे करनी है फाइंड आउट। अब जो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रॉ इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय A/L। क्लियर है क्या यहाँ पर ये चीज़ें, बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एरिया ही फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो जो एरिया होगा किसका, सर्कल का, वो क्या रहेगा, πr। अच्छा एक काम करते हैं, साथ के साथ ही सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना कुछ वैल्यू फिर कट जाएंगी, है ना। चलो तो जो हमारे पास पाई की रॉ की वैल्यू है वो लिख लेते हैं। क्या आई है यहाँ पर रॉ की वैल्यू, 44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ इक्वल टू जो आर है, आर की वैल्यू कितनी थी, 14 थी। और ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, क्या था, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर बोला था। एंड डिवाइडेड में क्या है, एल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है डिवाइडेड में चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना 24/7 होगा तो मल्टीप्लाई में जब करते हैं इसके नीचे 1 लिख के उल्टा हो जाता है, लाइक 1/7 हो जाता है। तो इसीलिए ये 7 नीचे चला जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ, 14 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो ये जब पावर जिस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, आंसर क्या आएगा, 10⁻⁸ डिवाइडेड में यहाँ पर आ जाएगा क्या, 7 और मल्टीप्लाई में एल। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल मेथड से मैं सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको इजिली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आए। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना एल को वहाँ ले जाते हैं, बस एल को ही, मेरे को एल की वैल्यू ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो एल को यहीं रख लेते हैं, बाकी सबको लेकर जाते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा देखो 14 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड में है हमारे पास 7 ऑलरेडी है, और यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 44 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। तो देखो हमें यहाँ से क्या पता चला, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, 22 से 44 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से 14 7 पे कैंसिल हुआ, 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो गया। तो ऑल ओवर हमारे पास क्या बचा, ओनली 1 बचा। क्या बचा हमारे पास, ओनली हमारे पास जो बचा यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो जो एल की वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 1 मीटर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आई। क्या निकल के आई, 1 मीटर जो थी वायर की वैल्यू थी। क्लियर है। चलो
नेक्स्ट हमारा उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है सेट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप वहां से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका हाँ, ये भी आपका जो है सेट ए का है, सॉरी सेट 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये भी सेट 1 है, एक्टिविटी। इसमें मैंने आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करवाया था, ये भी और ये भी, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। 31 के दोनों ही पार्ट, हाँ जी, दोनों ही पार्ट आपके सेट 1 के हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ 32 क्वेश्चन मुझे आपको बताना है। थर्टी टू क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखो यहाँ पर दे रखा है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पर F1 जनरेशन जो है पी प्लांट की विदा राउंड येलो सीड वेयर अ सेल्फ पॉलिनेशन पी सीड विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वर ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें कैलकुलेट करना है रेशो ऑफ सीड पर डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास राउंड सीड दे रखे हैं, कितने हैं 800 हैं, ठीक है। और जो राउंड सीड है, राउंड और ग्रीन सीड है, वो कितने हैं 275 हैं। रिंकल्ड और येलो हैं वो कितने हैं 268 है। रिंकल्ड और ग्रीन है वो कितने हैं 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर करना है एनालाइज करना है रिजल्ट को, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड विद द एग्जांपल ऑफ द अबव रिजल्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर राउंड एंड येलो निकालना चाहें, राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, क्योंकि आपको पता है जो रेशो होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। देखो मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ पर। देखो पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी। राउंड एंड येलो, जिसके लिए हम ले रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है रिंकल्ड। रिंकल्ड पता है ना कौन से होते हैं, जो झुर्री वाले, लाइक बिल्कुल ऐसे वाले जो बीज होते हैं, सिकुड़े हुए जो बीज होते हैं वो वाले। यहाँ पे क्या है स्मॉल आर, एक मिनट में दूसरे वाले आर से यहाँ पे लिखती हूँ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। यहाँ से एक एक लेंगे, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से भी एक एक पुट करा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनका कर रहे हैं क्रॉस। जब हम इनका क्रॉस करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ पता चलती है। देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर जब इनसे हम इनहेरिटेड करके जो पूरा टेबल रेडी करते हैं ना, ऐसे करके आपने बनाया होगा ज़रूर, वो जो पूरा टेबल है उसके अंदर जो फिर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, राउंड एंड येलो वाले जो होते हैं ना हमारे पास 9 होते हैं, राउंड एंड ग्रीन वाले जो होते हैं ना हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, रिंकल्ड एंड येलो वाले जो होते हैं ना वो 3 होते हैं, रिंकल्ड और ग्रीन वाले जो होते हैं ना वो 1 होते हैं। अब ये निकले कैसे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है राउंड एंड येलो जो हमारे पास 800 है ना, वो रिंकल्ड और ग्रीन के रेशो के साथ निकला है। लाइक अगर हम यहाँ पर 800 डिवाइडेड बाय 90 करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 9 आएगा, ठीक है। अब है राउंड एंड ग्रीन किस तरीके से आए होंगे, जब हम राउंड एंड ग्रीन कितने हैं 275 हैं, तो 275 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 9, हमारे पास रिजल्ट आएगा कितना 3 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या बोला, रिंकल्ड येलो कितने दे रखे हैं 268 और डिवाइडेड भी क्या होगा 90 होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा। लास्ट में क्या बोला रिंकल्ड ग्रीन ऑलरेडी 90 है, तो क्या करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 90, आंसर कितना आएगा 1, तो रेशो तो वही आ गया ना 9:3:1, यही तो हमारा रेशो था। तो ये पूरा एक चार्ट जिस तरीके से आप करेंगे सॉल्व वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली जो मैंने बताया है ये, तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्रॉस जो मेंडल का जो क्रॉस वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, वहाँ से आप करेंगे, ठीक है।
मोनोहाइब्रिड और क्रॉस हाइब्रिड वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से, क्रॉस हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन, इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन, हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करती है। क्लियर है? ये जो आपका ग्लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो एनिमल ग्लैंड है, एनिमल ग्लैंड के जो सिक्रेशन कौन करता है, कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, प्लस में फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो एड्रेलिन हार्मोन है, इसको स्ट्रेस एंड इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। बेसिकली ये जो रिलीज करता है, कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं, उसका नाम आप कमेंट करिएगा। मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग एंड रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब किस तरीके आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं या और रेगुलेट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो आपको बता रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर वर्बली ही चीज़ें बता रही हूँ। देखो, अगर शुगर लेवल बॉडी का राइज हो जाता है, ठीक है, तो ये डिटेक्ट कर लिया जाता है सेल के थ्रू, जैसे कि पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज सेल्स के थ्रू, पैनक्रियाज के सेल्स के थ्रू जो रिस्पॉन्ड करते हैं, किस लिए? टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन टू लोअर ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल को लो करने के लिए काम करता है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपने एक वो सुना होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? डायबिटीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो ब्लड शुगर लेवल अगर फॉल हो जाए, कम हो जाए, तो डिटेक्ट किया जाता है, वो भी पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी भी बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से ही लिंक है। दो थ्योरेटिकल है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जो पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, प्लस में ये एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वर्क करती है। और एक चीज़ और क्लास, हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्वेश्चन है, यस, ये क्वेश्चन सेट 1 का क्वेश्चन है, वहां से सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन क्लास में यहाँ, वैसे तो ये सेट 1 का क्वेश्चन है, पर मैंने वहाँ पर सॉल्व नहीं करवाया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है कितना है, लेंस का -2 है, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है कि यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन एंड कंसिडरिंग दैट अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है कितना? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बताना है कि क्या कैसे रहेगा, ठीक है। चलो इसको फटाफट देखते हैं। देखो हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है, मैग्निफिकेशन हमें कितना दे रखा है? मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है -2, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर? -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंस जो है कौन सा वाला लेंस है? पहली बात तो ये लेंस है ना। अब यहाँ पर हमें निकालना हाइट एंड वो सब चीज़ें देखते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? HI, मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन दे रखा है -2, HI जो है हमें फाइंड आउट करना है ना, हाइट ऑफ वो हाइट ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? -20। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -40। और सॉरी, एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, बताती हूँ साथ में जरा। देखो -20 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू जो HI की वैल्यू है वो कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी +40 जो है 40 सेंटीमीटर हमारी क्या आएगी? हाइट ऑफ इमेज, मतलब हाइट जो है क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। एक साथ में मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको, ठीक है, उसे आप एक बार नोट डाउन कर लो। अगर हमारे पास ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में ऑल मोस्ट ऑफ द इमेज जो कैसी होती हैं? वो होती हैं रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज होती हैं। बस एक लास्ट वाला डायग्राम है, पर वो एक एक्सेप्शन केस है। और अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव में मोस्ट ऑफ द इमेज कैसी होती हैं? वर्चुअल एंड इमेज होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर,
ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्वेक्स जो लेंस है, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है तो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव। दैट मीन्स कौन सा लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर है। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऐसा होना लाइक मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 2 आती है, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है ना वो 2 गुना है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो आप बोलते 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर इमेज का साइज, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 2 टाइम्स होगा। कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इमेज, जो पोजीशन होगी इमेज की वो क्या रहेगी, बेसिकली इमेज की जो पोजीशन है, हाँ ये ठीक है। थर्ड, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, बियॉन्ड द एफ, 2f, 2f के पीछे, लाइक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम बोलते हैं ना, तो उसे हम लेंस के केसेस में f बोलने लग जाते हैं, तो 2f के पीछे है वो। ठीक है, बियॉन्ड द 2f है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो साइन है हाइट का वो क्या है, वो है आपका नेगेटिव। हाइट का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे देखो, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद है तो पिछले वीडियो में, कि इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। ठीक है, इधर की सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। ठीक है, इधर की सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इधर की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इधर की सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, ऊपर के साइड होता है। ठीक है, दैट मीन्स ऊपर के साइड होता है, उसके पास साइन कन्वेंशनल क्या होगा, पॉजिटिव। इमेज नीचे की साइड अगर है तो उसके पास साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोई वैल्यू, ऐसे लेंस बना हुआ है, इधर कोई वैल्यू, फोकस इधर है या फिर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, तो उसकी वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होंगी। अगर वैल्यूज इधर है तो क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है साइन जो है इमेज के पास हाइट का वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फोकल लेंथ के लिए, ये मैं आपको सेट 1 में बता चुकी हूँ, ये आपको वहां से सॉल्व करना है। हाँ, ये भी सेट 1 का क्वेश्चन है, वहां पर कंप्लीटेड है ऑलरेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सेट 1 का क्वेश्चन है। आई थिंक सो ऑल ओवर आप सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो। ये सारे ही क्वेश्चन वहां पर करवा चुके हैं। हाँ क्लास, ये वाला क्वेश्चन भी सेट 1 में ही है। यस क्लास, हमारे सारे क्वेश्चन डन हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमारे न्यू थे वो इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व कर दिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है आपको सेट 1 कंप्लीट करना है ताकि आपके बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेट 3 को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सेट 1 सेट 2 की वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर सेट 3 में कोई क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड से मिलते जुलते होंगे तो आपको वो ऑलरेडी डन होंगे। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।